किसी राज्य को बर्बाद करने के लिए हमेशा युद्ध की जरूरत नहीं होती, बल्कि कभी कभार कुछ गलत फैसले भी काफी होते हैं। एक गलत इकोनॉमिक डिसीजन, एक खराब इंस्टीट्यूशन, एक घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर डिसीजन और एक जनरेशन के पॉलिटिकल फेलियर, और इन सब चीज की गलतियों का असर अगले जनरेशन की जनता के सर पर। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे बिहार की गरीबी तो अभी कुछ दशक पहले की है। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बिहार के लिए शुरुआत से ही कैसी नींव रखी गई थी। सन 1950 की पॉलिसी से लेकर के ब्रिटिश घाव से लेकर के सन 2000 में बिहार और झारखंड का बंटवारा से लेकर के आज तक बिहार कैसे दबता गया। और जब ये पॉलिटिशियन सब कुछ जानते हैं तो इनके पास बिहार के लिए क्या सॉल्यूशन है। 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अब सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं रह गए थे, बल्कि लेकिन अब उनके पास टैक्स कलेक्ट करने का पावर। अंग्रेजों के लिए जमीन जमीन नहीं था, बल्कि एक रेवेन्यू का अच्छा खासा मशीन था। और फिर आता है 1793 में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। ये था सबसे पहला घाव जो बिहार को बड़ा कस के लगा, और आज तक बिहार को पता तक नहीं चलता है। कभी बिहार पूरा साउथ एशिया का पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल कैपिटल हुआ करता था, लेकिन इस एक्ट की वजह से जो उस समय के जो जमींदार हुआ करते थे उनके पास जमीन का रेवेन्यू वसूलने का भी पावर आ गया था। सरकार के लिए रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया था। ये पॉलिसी ऊपर से देखने में बड़ी सीधी-सादी सिंपल सी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लग रहा था, लेकिन ब्रिटिशों के आने के पहले लैंड टैक्स लगभग 10% तक का था, और ब्रिटिशों के आने के बाद लैंड टैक्स सीधे 50% उसको कर दिया गया था। अगर कोई किसान फसल उगाए तब भी उसको लगान देना, अगर कोई किसान फसल ना उगा पाए तब भी उसको लगान देना है। और जैसे कि अगर पहले साल किसी किसान ने लगभग 10,000 रुपए की कमाई की है तो उसको 9,000 का लगान देना है। और वहीं अगर दूसरे साल उस किसान का क्रॉप फेल हो गया और उसने सिर्फ 7,000 रुपए कमाए तब भी उसको 9,000 का लगान देना ही है। ये पॉलिसी कुछ इसी तरीके से बीनी गई थी ताकि गरीब किसान से उनको कर्जे में डाल करके उनसे किसी भी तरीके से उनकी जमीन उनसे हड़प ली जाए। उस समय खेती को खेती नहीं समझा जाता था, बल्कि एक नोट छापने की अच्छी खासी मशीन समझा जाता था। बिहार की धरती पर अनाज और फल सब्जियों से ज्यादा अफीम की खेती, नील की खेती, ये सब चीजें उगाने जाने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ओपीएम कल्टीवेशन को लाइसेंस देना और सरकारी फैक्ट्रियों में अपने प्रोसेसिंग नेटवर्क बिछाना, इन सब की वजह से हुआ क्या कि उस वक्त जो सॉइल फर्टिलिटी वो कोलैप्स हो गए। फार्मर्स ने अपनी जमीन पर अपनी ऑटोनॉमी खो दी, फूड प्रोडक्शन ड्रॉप हो गए। उस समय के जो लैंड लोग हुआ करते थे वो किसी माफिया से कम नहीं थे। अगर किसी किसान ने 10 से 11,000 रुपये कमा लिए तो 1,000 रुपये वो लैंड लोग अपना भी अपना कट रखेगा, और बाकी के 10,000 सीधे ब्रिटिशों के पास पहुंचाएगा। और कुछ इसी तरीके से बिहार की बर्बादी इरिवर्सिबल हो गई। सन 1947 यानी कि देश की आज़ादी, यहाँ पर सब कुछ सही होता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि अंग्रेज चले गए, लेकिन लेकिन अपनी अंग्रेजी यहीं पर छोड़ गए। मेरे ये लाइन याद रखिएगा। तो हम कहाँ थे? 1947, देश की आज़ादी। यहाँ पर बिहार के सामने एक अच्छा खासा मौका था अपनी किस्मत को दोबारा लिखने का। यहाँ पर उस वक्त जो बिहार था वो सिर्फ खेती पर डिपेंडेंट नहीं था, बल्कि बिहार के पास था 40% तक का मिनरल आउटपुट। बोकारो का स्टील, झरिया का आयरन, कोल फील्ड और सिंहभूम का मिनरल रिच रीजन, और जमशेदपुर का इंडस्ट्रियल बेस। यानी कि वो रॉ मटेरियल्स जिसकी जरूरत भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन को थी। यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट था। कच्चा माल बिहार में था तो फैक्ट्री भी तो बिहार में लगने चाहिए थे। लेकिन फिर आता है 1950 की पॉलिसी, आई मीन 1952 की पॉलिसी, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। मैंने कहा था ना, अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी अंग्रेजी यहीं पर छोड़ गए। ये था दूसरा सबसे बड़ा घाव जो बिहार को बरकस के लगता है, और आज तक बिहार में आपको इसकी गूंज सुनाई देगी। अभी आपको समझ में आ जाएगा। इस पॉलिसी का ये मतलब था कि सरकार का उस वक्त मकसद था कि देश के किसी भी हिस्से में इंडस्ट्री लगाना महंगा ना पड़े। तो कोयला, आयरन ओर और जितने भी जो दूसरे जो रॉ मटेरियल्स है उनके जो फैक्ट्री से उसको मतलब उसको ट्रांसपोर्टेशन को देश भर में उसको बराबर कर दिया था। ये पॉलिसी भी देखने में बड़ी सिंपल सी, ठीक ठाक, अच्छी खासी लग रही थी, लेकिन ये पॉलिसी बिहार को बड़ी महंगी पड़ गई। देखिए, अब किसी भी फैक्ट्री के लिए या कंपनी के लिए जरूरी नहीं था कि अगर जहाँ पे रॉ मटेरियल होगा वहीं पे फैक्ट्री लगाना है। तो यहाँ पे अगर 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 कोयले का खदान बिहार में है तो फैक्ट्री बिहार में क्यों लगाओ, उसको गुजरात ले जाओ, महाराष्ट्र ले जाओ। वैसे वहां तो सी पोर्ट है, और वैसे भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बराबर रहेगा। बिहार में खदानें तो रही, लेकिन यहाँ से इंडस्ट्रीज और जॉब दूर जाते रहे। यहाँ पे बिहार से रॉ मटेरियल्स निकलता रहा, दूसरे राज्य उससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते रहे। यानी कि रिसोर्स बिहार का और इंडस्ट्रियल ग्रोथ कहीं और का। नतीजा 1951 से लेकर 1991 के बीच में बिहार की जो पर कैपिटा इनकम जो 64% थी वो 46% पर गिर करके आके धराशाह हो गई। इतने बड़े रिसोर्स बेस होने के बावजूद भी बिहार का आज भी देश भर में फैक्ट्री का हिस्सा लगभग 0 दशमलव कुछ कुछ % ही है, और कुछ इसी तरीके से बिहार डी इंडस्ट्रियलाइज हो गया। अब आते हैं सन 2000, यानी कि बिहार और झारखंड का बंटवारा। यहाँ पर ये था सबसे बड़ा आखिरी और सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल घाव, जिसके बाद बिहार दो टुकड़े में बट जाता है। दो दक्षिणी बिहार होता है वो झारखंड का हिस्सा बन जाता है,
और अब यहाँ पर इस बंटवारे के बाद बिहार ने खोया अपना मिनरल्स और इंडस्ट्रियल बेल्ट लगभग 80% तक का। एचईसी, टिस्को, बोकारो का स्टील, जमशेदपुर का इंडस्ट्रियल बेस और सिंहभूम का मिनरल रीजन, ये सब कुछ नए झारखंड का हिस्सा बन जाता है। अब यहाँ पर पिक्चर एकदम क्लियर था। यहाँ पर एक तरफ था झारखंड जिसके पास था मिनरल्स और इंडस्ट्रियल बेस, और दूसरी तरफ था बिहार जिसके पास एग्रीकल्चर तो था लेकिन इंडस्ट्रियल बेस बहुत कम था। और इसी बीच एक ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसको आज तक इलेक्शन बेचा जाता है। जरा आप गेस करके उसका नाम बताइए तो। रोजगार और पलायन, एकदम सही पकड़ा है आपने। जरा सोचिए, जब अपने ही राज्य में इंडस्ट्रीज और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो तो वहां के लोग क्या करेंगे? आखिर काम करने के, रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्य में जाएंगे काम करने के लिए। तो वहां पर तो अगर बिजनेसेस को भी बिहार में आना है तो बिजनेस को बिहार में, बिजनेस लाइक इन्वायरमेंट भी तो चाहिए। उनको मिले क्या? मल्टी टेक्सक लॉ एंड ऑर्डर, ब्रेक डाउन, कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पोलराइजेशन, रैम्पेंट एक्सटॉर्शन और पावर को कंसोलिडेट किया गया रिजिड कास्ट ब्लॉक्स को अपील करने। इन सब की वजह से हुआ क्या कि जो बचे कुछ जो बिज़नेसेस है वो भी वहाँ से भाग गए और दोबारा कभी वही के पैर लौट करके आए नहीं। क्योंकि यहाँ के बिहार के लोगों को कभी प्राइवेट सेक्टर का और इन्वेस्टमेंट का एक्सपोज़र मिला ही नहीं, तो यहाँ का जो लोकल माइंडसेट था वो सरकारी नौकरी की राह पर चल पड़ा। हाँ, बहुत हम लोगों ने जान लिया 100, 200, 300 साल पहले की कहानी। अब हम लोग जानते हैं बिहार के आज की बात, कि आज का बिहार कैसा है, आज का बिहार का स्टेटस क्या है। तो ज़रा सुनिएगा ज़रा ध्यान से। बिहार का पॉवर्टी रेट 26% देश के सबसे निचले पायदान पे है। बिहार का एजुकेशन लगभग देश के सबसे निचले पायदान से दूसरे नंबर पे है। लिटरेसी रेट 74% वहीं केरला से कंपेयर करें तो 94% तक का। अर्बनाइजेशन रेट देखें तो गंगा नदी के तले, और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो नियर द एजुकेशन सिस्टम अंडर फंडेड। अगर हेल्थ केयर की बात करें तो राजधानी को छोड़ दे, पटना का पीएमसीएच और एम्स को छोड़ दे तो बात अभी भी वहीं पर है। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, इस पर मैं क्या ही कमेंट करूं। इंडस्ट्रियल एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि सीधे के सीधे अंडा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो भी अंडा। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे बिहार के बारे में कुछ पता चला कि अगर बिहार भारत का हिस्सा ना होता तो बिहार का क्या हालत होता। तो मुझे ये पता चला कि अगर बिहार भारत का हिस्सा ना होता तो बिहार दुनिया का 5वां सबसे बड़ा गरीब देश होता। जिस हिसाब से बिहार की आज जो पर कैपिटा इनकम है, उसके हिसाब से बिहार इकोनॉमिक और एनर्जी से बैंकरप्ट होता। बिहार का कंपैरिजन सूडान और सोमालिया से भी निचले स्टैंडर्ड के देशों से किया जाता। बिहार आज भी फाइनेंशियली जिंदा ही है इंडियन यूनियन के पैसे पर। बिहार के 90% से भी ज़्यादा ज़्यादा जो फार्मर्स है वो सब मार्जिनलाइज है। मार्जिनलाइज का मतलब ये हुआ कि 90% ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। यहाँ के इसके लिए लोग बिहार में कभी रहते नहीं, यहाँ से सीधे परमानेंट एग्जिट ले लेते हैं। अब तक हमने देखा कि बिहार पीछे कैसे रह गया, अब हम जानेंगे कि बिहार को अब आगे कौन लेकर के जाएगा और उसको कैसे लेकर के जाएगा। हर इलेक्शन में वादे एकदम कॉमन होते हैं। रोजगार, सड़कें, शिक्षा, किसान, महिला, बिजली, किसान, सब कुछ भरा पड़ा रहता है। लेकिन अगर इन सबके मैनिफेस्टो को पलट करके देखें तो आपको एक चीज एकदम कॉमन दिखेगा कि इनके बड़े बड़े टारगेट्स होंगे। जॉब, इंडस्ट्री, इरिगेशन, महिला, बिजली, बाहर सब कुछ भरा पड़ा रहेगा। लेकिन एक चीज गायब होता है कि ये जो बड़ी बड़ी जो योजनाएं लाने वाले हैं, तो इस योजना के लिए पैसे कहाँ से आएगा, कितने सालों में वो ये योजना आएगा, और अगर वो योजना फेल हो गई तो इसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा, और उस योजना को कौन सी एजेंसी लागू करने वाली है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर इनके मैनिफेस्टो में खोजो तो इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट से ज़्यादा इलेक्शन जीतने पर फोकस होता है कि कैसे कुछ बांट ले और इलेक्शन जीत लिया जाए। जैसे कि इलेक्शन ना हो गया कि वो लॉटरी हो गई हो। अगर इन सब के मैनिफेस्टो में देखें तो आपको बिजली की समस्या ये भी दिख जाएगी, बाढ़ की समस्या भी दिख जाएगी। लेकिन ये दोनों प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती हैं। बाढ़, कितने कितने लोगों के घर बर्बाद होते हैं बाढ़ के कारण, लेकिन इन सबको इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जबकि ये लोग, ये मोटी बुद्धि के लोग ये नहीं समझने की कोशिश करते हैं कि बाढ़ के लिए बकवास करना ज़रूरी नहीं है। बाढ़ के लिए चाहिए नेपाल के साथ कोऑर्डिनेशन, लॉन्ग टर्म इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, ना कि क्विक स्कीम। वादे हगना सबको आता है, लेकिन ये लोग क्यों नहीं समझते हैं कि हमें स्कीम नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपॉर्चुनिटीज़, फैक्ट्रीज़, बिज़नेसेस, इंडस्ट्रीज़, टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारी चीज़ें जो बिहार के लिए एकदम ज़रूरी हैं। जाते-जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बिहार को पास्ट में किस पॉलिसी से, किस आदमी से, कब क्या हो गया था, इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि क्या हम लोग बिहार को कभी महाराष्ट्र, गुजरात जैसे स्टेट से कंपेयर कर भी पाएँगे? क्या हमारा बिहार भी कभी डेवलप होगा भी या नहीं? या सिर्फ़ 2-4 लोगों के लूप में फँसा रहेगा? मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, टाटा।